हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे बीपीएससी की राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे भारतीय संविधान का ही एक भाग है। और ये भाग हमारा 4 है। भाग 4 में हमें बताया गया है बीपीएससी के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य जो भी नीतियां बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, उसको बनाने के लिए इन नीतियों को साथ में लागू करेगा। ठीक, अब यदि हम इसकी चर्चा करें आगे, तो ये किस आर्टिकल में कितने आर्टिकल हैं टोटल इसमें, तो ये अब हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? हमारे भारतीय संविधान में। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 36 है और आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं, जितने भी अनुच्छेद आते हैं, उनमें क्या क्या है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल यदि हम 36 की बात करें तो इसमें यह चर्चा की गई है जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13(2) इसमें बताया गया है कि जो राज्य पालिका और कार्यपालिका ये दोनों जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं नीतियां बनाने में? तो ये अंतर्गत आते हैं हमारे राज्य के अंडर ये काम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जितने भी आर्टिकल हैं उन सब की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 36 जो कि हमने अभी देख लिया, आर्टिकल 37 से शुरू करेंगे और आर्टिकल 51 तक। अब हम चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 37 में क्या है। तो आर्टिकल 37 में हमें यह बताया गया है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इन्हें जब लागू किया जाएगा तो ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, जब भी ये नीतियां लागू करेगा। इसके बाद आर्टिकल 38 इसमें बताया गया है कि जो भी कानून, जो भी नीतियां बनेगी तो वो किसके लिए होंगी? आम आदमी में इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बात करें तो ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो हो न्याय प्रदान करना, ये किसका काम है, किसका कर्तव्य है? ये राज्य का। इसके बाद है आर्टिकल 38A में यह बताया गया है कि जो आय की असमानता है, असमानता को दूर करना किसका कर्तव्य है? ये किसका कार्य है? राज्य का। इसके बाद यदि हम बात करें तो आर्टिकल 39 में हमें क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 39 में हमें यह बताया गया है कि जो आय है या जो काम करते हैं हम, उसका समान वेतन हमें जो है वो मिलना चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जितना कार्य करता है उसके लिए उसको उतना ही वेतन मिलना चाहिए। मतलब ये है कि यदि पुरुष जितना कार्य करता है उसको यदि समान वेतन मिलता है तो स्त्री को भी उतना ही हक जो है वो मिलना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है कि जो निशुल्क मतलब फ्री, निशुल्क विधिक
सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता मतलब जो कानून है वो जो न्याय प्रदान करते हैं हम, जो वो राज्य हमें न्याय प्रदान करता है वो निःशुल्क और फ्री होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इसका फायदा जो है वो उठा सके। और ये किसका कर्तव्य होता है? ये कर्तव्य होता है राज्य का। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में हमें दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतें जो गांव में आजकल पंचायतें चली हुई हैं वो हमारा आर्टिकल 40 में दिया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में है कार्य करने के अवसर प्रदान करना। मतलब जो व्यक्ति रोजगार है उनको, जो व्यक्ति बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाने का कार्य किसका है? राज्य का। इसके बाद है आर्टिकल 42। इसमें है जो कार्य है, जो जब व्यक्ति कोई कार्य करता है या कार्य या मानवीय दशाएं और आराम करने का अधिकार। यदि आप नहीं पता आप लोगों को ये आर्टिकल में क्यों दिया गया है कि आराम करने का अधिकार, ये तो सबको होना चाहिए। यदि हम पीछे जाएं, अंग्रेजी शासन जब था हमारे यहाँ तो वो क्या करते थे कि जो भी मजदूर होगा उसको आराम करना जो था वो हराम था, कि जब वो आराम करेगा तो उसको कोड़े मारे जाते थे। इसलिए ये आर्टिकल जो है वो डाला गया है किसमें? राज्य का। ये कार्य होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब है आर्टिकल 43। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें यह बताया गया है कि जो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। ये किसका? प्रसूति मीन्स कि जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो 9 महीने का जो समय लगता है उसमें महिलाओं को आराम दिया जाए और छुट्टियां जो है वो प्रदान की जाए। किसके द्वारा? ये राज्य के द्वारा। ये राज्य का फर्ज है, ये राज्य का कर्तव्य है। इसके बाद आर्टिकल 43A। इसमें क्या है? इसमें है जब उद्योग, जो कंपनियां हैं, जो उद्योगों में मजदूरों को हिस्सा लेने का अधिकार, हिस्सा लेने का अधिकार। यहां दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, यहां है मजदूरों को हिस्सा लेने का अधिकार। यदि आपको दिखाई ना दे तो आप सुनकर भी इसे लिख सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, उसमें सभी जो बेरोजगार बैठे हैं उनको हिस्सा लेने का अधिकार भी दिया गया है। और किसमें दिया गया है? हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है? तो इसमें है एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता कि सभी व्यक्ति जो है वो एक समान है हमारे भारत देश में, और राज्य का कर्तव्य है कि सबको एक समान समझा जाए। इसके बाद है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसमें क्या है? यदि आपने पीछे मौलिक अधिकार देखे होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा आर्टिकल 21A, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो देता है। तो यही इसमें है निःशुल्क और
अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये किसका कार्य है, किसका कर्तव्य है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है, सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल सकती, इसलिए 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को ये शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये कर्तव्य जो है एक माँ बाप का कर्तव्य भी है राज्य के साथ साथ। यदि हम बात करें अगले आर्टिकल 46, तो आर्टिकल 46 में है जो कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक या शिक्षा प्रदान करने का अवसर। यहां कमजोर वर्ग का मतलब है ST, SC, OBC, जो कि पिछड़ी कास्ट मानी जाती थी, क्योंकि मेरे अनुसार एक पिछड़ी कास्ट अभी नहीं है, क्योंकि अभी सभी बराबर है, इसलिए ये पिछड़ी कास्ट इसको मानना अभी बेकार है। इसके बाद आर्टिकल 47 में हमें बताया गया है पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब देखभाल करना। खुद व्यक्ति का तो एक जो मानव है उसका तो अपने लिए होना चाहिए, लेकिन राज्य का भी कर्तव्य है कि कहीं कोई व्यक्ति कुछ अन्य चीजें जो उसके पोषण स्तर को नीचे गिरा रही हैं उसको रोकता है, चाहे वो नशीली दवाएं हो, चाहे कुछ एक्स्ट्रा जो हम ड्रग्स वगैरह देखते हैं आजकल लोग ले रहे हैं, उसके लिए। आर्टिकल 48 में क्या है, तो इसमें है कृषि और पशुपालन में जो है वो आधुनिक विधियों की व्यवस्था। जो भी हम कृषि करते हैं उसको वैज्ञानिक तौर पर, पशुपालन करते हैं उसको आधुनिक तौर पर जो है वो हमें राज्य जो है वो कर्तव्य है उसका कि हमें बताना कि किस हिसाब से आपने इनको कृषि और पशुपालन करना है। इसके बाद आर्टिकल 48A, इसमें क्या है, तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण। मतलब जीव जंतु, मानव अपने साथ साथ जीव जंतुओं को भी, उनके जो जंगल हैं उनको, उनकी भी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य भी है और मानव का भी। इसके बाद है आर्टिकल 49, इसमें बताया गया है ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। मतलब कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे ताजमहल हो गया है ना, इनकी मुरम्मत करना या इनकी रक्षा करना ताकि टूरिज्म जो है वो राज्य में बढ़े, ये किसका कर्तव्य है, राज्य का। इसके बाद आर्टिकल 50, इसमें यह बताया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग हो, ताकि न्यायपालिका के ऊपर दबाव ना हो और ना ही कार्यपालिका के ऊपर दबाव हो। आर्टिकल 51, जिसमें हमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। मतलब जब कोई भी समस्या हमारे देश में दूसरे देश से पड़ती है तो क्या करेंगे कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपनी नीतियां लागू करे और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति जो है वो बनाए रखें। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक डीपीएसपी जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है वो समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि अगले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं हम उनको सभी को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।